महान राजनीतिज्ञ चाणक्य के अनुसार संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके सिर्फ दो फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। इसलिए मधुर वाणी बोलें और बुरी संगत का त्याग करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज करेंगे जम्मू का दौरा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, केंद्र सरकार ने सुदूर सीमावर्ती, तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों को दी प्राथमिकता। केरल के त्रिशूर में महिलाओं की व्यापक जनसभा में देश की नारी शक्ति को बताया विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की गारंटी। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 27वां सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आज से होगा शुरू। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। संसदीय कार्य में आम सहमति बनाना विषय पर विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। अगला सम्मेलन भारत में 2026 में होगा आयोजित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के उद्देश्य से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर। नेपाल के समकक्ष एनपी सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका 55 रन पर ऑल आउट। सिराज ने 15 रन देकर लिए 6 विकेट। पहली पारी में भारत ने बनाए 153 रन। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू का दौरा करेंगे। सुबह 11:15 बजे उपराष्ट्रपति शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दोपहर बाद करीब 2 बजे उपराष्ट्रपति क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित व्यापारियों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और नागरिक समाज के सदस्यों की विशिष्ट सभा के साथ बातचीत करेंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कठुआ में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। स्टार्टअप एक्सपो की थीम है उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान। इस एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC, DBT, भारत सरकार और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से कुल 25 स्टार्टअप अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन इसमें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 1150 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, पेयजल आपूर्ति और बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप का सौंदर्य शब्दों से परे है। उन्होंने लक्षद्वीप के विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकार छीनने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं
जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज यहां लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में लक्षद्वीप के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 100% लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार हर लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे पैसे भेज रही है। बीते 10 सालों में लक्षद्वीप के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 100% लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। हर लाभार्थी तक फ्री राशन पहुंच रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाएं पहुंचे। डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार हर लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे पैसे भेज रही है। इससे पारदर्शिता भी आई है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लक्षद्वीप के लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाया गया है। भारत सरकार यहां के युवाओं को आगे पढ़ने के लिए, इनोवेशन के लिए नए मार्ग बना रही है। आज भी यहां युवाओं को लैपटॉप मिले हैं, बेटियों को साइकिल मिली है। हाल के वर्षों तक लक्षद्वीप में कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं था। इस वजह से यहां के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारी सरकार ने अब लक्षद्वीप में हायर एजुकेशन के लिए नए संस्थान खुलवाए हैं। आंड्रोट और कदमत आइलैंड्स में आर्ट्स और साइंस के नए कॉलेज खोले गए हैं। मिनिकॉय में नई पॉलिटेक्निक्स बनाई गई है। इससे यहां के छात्रों को बहुत फायदा हो रहा है। हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को
बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप को मिली सौगात की बात करें तो कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर संपर्क दूरदराज के द्वीपों में रह रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे इंटरनेट गति 100 गुना बढ़ोतरी के साथ 1.7 गीगाबाइट प्रति सेकंड से बढ़कर 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। पेयजल आपूर्ति की दूसरी परियोजना से अगाती और मिनिकॉय द्वीपों के सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। इससे लक्षद्वीप में पर्यटन सुविधा बेहतर होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने पहली बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना का भी लोकार्पण किया। इससे डीजल आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों पर द्वीप की निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री ने कवरत्ती में भारतीय रिजर्व बटालियन के नए प्रशासनिक खंड और 80 व्यक्तियों की क्षमता वाले बैरक का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कालपेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीनीकरण और मिनिकॉय द्वीपों में आंगनवाड़ी केंद्र की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने केरल का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री के केरल के त्रिशूर में रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिवगंगे की महान रानी वेलु नचियार की जन्म जयंती है। आज समाज सुधारक सावित्री बाई फुले की भी जन्म जयंती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, ये इन दोनों से सीखने को मिलता है। केरल की बेटियों ने भारत की आज़ादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस सत्ता और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरल में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर करते हैं। इनकी विचारधारा और नीतियों में कोई अंतर नहीं है। नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा,
तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें पूरा भी किया। बीते 10 वर्षों में हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों की एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन की। उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में संसद का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन में भाग ले रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन 6 जनवरी तक किया गया है। इसमें 52 कॉमनवेल्थ देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की ओर से निष्पक्षता को बनाए रखना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। साथ ही संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और संसद की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। साथ ही विविध और समावेशी संसद और सांसदों की सुरक्षा के उपाय भी चर्चा के मुद्दे हैं। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन वर्ष 2026 में भारत में होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश युगांडा से पदभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नेपाल यात्रा की। विदेश मंत्री नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्री नेपाल के अपने समकक्ष एनपी सऊद के निमंत्रण पर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में हुई थी। ये दोनों मंत्रियों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री नेपाल की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे। नेपाल और भारत के विदेश मंत्री संयुक्त रूप से 132 केवीए की 3 ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करेंगे। इसी तरह नेपाल और भारत के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए अपने साक्षात्कार का लिंक साझा किया है। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की राह के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मोदी गारंटी का क्या मतलब है। उन्होंने अन्य विषयों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। लिंक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि इसमें मैंने हमारे शासन के एजेंडे, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की राह, मोदी गारंटी का क्या मतलब है और वैश्विक मुद्दों सहित अन्य कई विषयों पर बातचीत की। अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि 9 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। 6,79,000 रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस महीने की 25 तारीख तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के बल्लोप में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं को गांव ढाड़ी तक पहुंचा रही है। इससे वंचित अभावग्रस्तों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने, उन्हें स्वावलंबन की राह पर अग्रसर करने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने बहनों का आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वयं सहायता समूह गठित कर उसमें बनाए जाने वाले उत्पाद चिन्हित करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहनों को प्रशिक्षण और बैंक से ऋण दिलवाने, उचित दर पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उत्पाद की मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे। इससे वे घर पर ही स्वरोजगार से आय अर्जित कर पाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी की प्रिया सैनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि बूंदी की बेटी प्रिया सैनी की सफलता की कहानी प्रेरणा देती है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अब वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कामना की कि सभी बहनें प्रिया की तरह स्वावलंबी बने। अब बात मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से आने वाली एक बड़ी खबर की। माता चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क ने 3 नए सदस्यों का स्वागत किया है। नामीबियाई चीता आशा ने शावकों को जन्म दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिकल्पित प्रोजेक्ट चीता की जबरदस्त सफलता है। उन्होंने आगे लिखा कि परियोजना में शामिल सभी विशेषज्ञों और कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की इसे एक बड़ी सफलता बताया है। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डीएफओ थिरुकुराल आर ने इसकी पुष्टि की है। कूनो से नन्हे शावकों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं इन नन्हे शावकों से। अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में आज दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन है।
रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम सीरीज 1-1 से बराबर करने के इरादे से मैदान संभालेगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की पहली पारी 55 रन पर सिमट गई। वहीं भारत ने पहली पारी में 153 रन बनाए। भारत को 98 रन की लीड मिली। पहले दिन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके। मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए हैं, मगर अब भी भारतीय टीम पहली पारी में 36 रनों से आगे है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 4 जनवरी साल 1809 को लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के कुप्रे में हुआ। वे फ्रांस के शिक्षाविद और शोधकर्ता थे जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की। बाद में यह पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। इस वजह से लुई ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई 8 वर्ष की आयु में ही पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। उनके जीते जी शिक्षाविदों द्वारा उनकी ब्रेल पद्धति को अस्वीकार किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने उनके ब्रेल लिपि की सराहना करते हुए इसे स्वीकार किया। भारत सरकार ने साल 2009 में लुई ब्रेल की जयंती पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 4 जनवरी साल 1958 को सर एडमंड हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। साल 1912 में कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने दक्षिणी ध्रुव का सफल अभियान किया था। इससे पूर्व साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने दक्षिणी ध्रुव पर खराब मौसम में लगभग 113 किलोमीटर की यात्रा तय की। हिलेरी और उनकी टीम ने अपनी यात्रा के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इस सफल अभियान से लौटने के बाद हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया।